जो वर्ल्ड ब्रेन डे है ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। और ये 22 जुलाई ही क्यों, इसका कारण ये है कि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है, जो कि पूरे विश्व में न्यूरोलॉजी की एक सबसे मानी हुई संस्था है। 1957 में वो संस्था 22 जुलाई को ही स्थापित की गई थी और उसके स्थापना दिवस को अब जो है वर्ल्ड ब्रेन डे को विश्वव्यापी स्तर पर मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ही मनाती है। और जो पूरे विश्व में हर देश की अपनी अपनी न्यूरोलॉजी की जो सोसाइटीज हैं वो इससे एफिलिएटेड हैं और वो पूरे विश्व में अपने अपनी कंट्रीज में वर्ल्ड ब्रेन डे को ऑर्गेनाइज करती हैं, मनाती हैं और पब्लिक को अवेयर करती हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में। और हर साल एक नया थीम निकालते हैं। इस साल का जो थीम है वो पार्किंसन डिजीज के ऊपर फोकस किया गया है। लास्ट ईयर ये माइग्रेन के ऊपर था, बट दिस ईयर इट इज ऑन द पार्किंसन डे। पार्किंसन डिजीज इटसेल्फ जो है, ये बीमारी जो है बुजुर्गों में होती है और कुछ लोग यंग टाइप के लोगों में भी हो सकती है, बट ये बड़ी कॉमन बीमारी है। सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हम बोलते हैं अल्जाइमर्स डिजीज के बाद। और इसमें मरीजों के जो हाथ कांपते हैं या जो स्टिफनेस हो जाती है या चलने में स्लोनेस आ जाती है, तो ये सब लक्षण हैं पार्किंसन डिजीज के। और ये बड़ी इमर्जिंग प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। देखिए, भारत में की जनसंख्या 130 करोड़ जनसंख्या है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं, तो एज के साथ हैं। और कुछ कम्युनिकेबल भी हैं, न्यूरो इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे एनकेफेलाइटिस आपने सुना होगा, जापानीज एनकेफेलाइटिस के आउटब्रेक्स रहते हैं यूपी के, ईस्टर्न यूपी में। और लेप्रेसी है और ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब इन्फेक्शंस में है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो गंभीर समस्याएं हैं वो है न्यूरो डिजेनरेटिव और वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं। आपने सुना होगा स्ट्रोक्स जैसे बोलते हैं हम, लकवा या अधरंग की बीमारी बोलते हैं, वो सेकंड कॉमनेस्ट कॉज है डेथ का और लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी का। तो ये बड़ी कॉमन है। और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे डिमेंशिया है या पार्किंसंस है या एपिलेप्सी है या माइग्रेन है, ये सब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो तकरीबन जो 2400 जो पेशेंट्स हैं प्रति 1 लाख के प्रति जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। सो हर 1 लाख में पॉपुलेशन में 2400 पेशेंट्स हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज के। हालांकि ये अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप माइग्रेन की बात करें तो विश्व में हर 7वां व्यक्ति जो है, वो पुरुष हो या महिला हो, महिलाओं में ज्यादा है, माइग्रेन के रोग से ग्रस्त है। और ये बड़ी डिसेबलिंग कंडीशन है। ये सिर्फ हेडेक नहीं है, हेडेक के साथ साथ जो है मरीज जो है बिल्कुल काम करने में असमर्थ रहता है, धूप या शोर से फर्क पड़ता है और मरीज को लगता है कि वो बंद कमरे में जाके जो है लाइट बंद करके सो जाए। सो इट्स अ वेरी डिसेबलिंग कंडीशन। ऐसे ही हमारी एपिलेप्सी है, जो कि हमारे देश में इसके बड़े पिक्यूलियर एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, जैसे एक टेप वर्म लार्वा जो है, सिस्टिक सर्कोसिस जो है, वो भी दौरों का एक कारण है, एपिलेप्सी का एक कारण है। इसके अलावा जो है देश में तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है एपिलेप्सी से ग्रस्त हैं। ये भी बड़े जो कंजर्वेटिव फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में एपिलेप्सी एक स्टिग्मा भी है। सोसाइटी में इसको लोग जो है सोशल स्टिग्मा मानते हैं और अपने अपने ढंग से कोई जूता सुंघा के इस दौरों को इलाज करने की कोशिश करता है। और कुछ लोग इसको भूत प्रेत का असर मानते हैं, जबकि एक आम बीमारी जैसे दूसरी बीमारियां, ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज भी संभव है बहुत सारे केसेज में। तकरीबन 2/3 पेशेंट्स में तो ये दवाइयों से ही ठीक हो जाती है और कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की भी जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन मेरा एक ये आपसे अनुरोध है और आपके माध्यम से हमारी सोसाइटी के लिए, कि इसको एक स्टिग्मा ना बनाएं। ये भी एक आम बीमारी की तरह है और इसका इलाज संभव है। सो मैं आपको एक और इसका जो है इश्यू बताता हूँ कि महिलाओं में जो एपिलेप्सी की बीमारी है, इससे मैरिज में प्रॉब्लम रहती हैं और लोग छुपाते हैं और उसके बाद फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसको जो है आप एक बीमारी की तरह लें। मेरा सबसे आग्रह है, ये एक बीमारी है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है। हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक तरंगें चलती हैं, जो सेल्स एक दूसरे में बात करते हैं एक दूसरे से। और वो जब ये तरंगें जो हैं सडनली, जैसे आप बिजली का स्पार्किंग होती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी स्पार्किंग होती है और उससे दौरा पड़ सकता है। और जब एक से ज्यादा दौरा पड़ता है तो हम इसको एपिलेप्सी का नाम लेते हैं। सो एक आम बीमारी है, इसका इलाज लक्षण है और इसमें ना तो इसको कोई ऐसा स्टिग्मा समझना चाहिए और ना ये छुपाना चाहिए। और
आम बीमारी की तरह इसका इलाज करना चाहिए। ये जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं, इसमें पिछले 20 सालों में एकदम क्रांति आई है। बहुत सारी दवाइयों में भी और बहुत सारे इलाज में भी इससे जो है नई-नई तकनीक से, नई-नई दवाइयों से, नई-नई टेक्नोलॉजी से इलाज संभव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको स्ट्रोक की बात करूँ तो आज से 30 साल पहले इसकी कोई इलाज नहीं था और लोग जो है इसको जस्ट एनी डिजीज इन बरामदा, मतलब आप बरामदा में ही आप मरीज को लिटाते थे और कुछ नहीं करते थे, सिर्फ हम आपको उनको जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया या शुगर कंट्रोल किया, इस तरीके से इलाज होता था। लेकिन अब जो है बहुत सारे शोध हुए हैं जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि क्लॉट की वजह से जो स्ट्रोक होता है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं अगर मरीज हमारे पास टाइम विंडो में आए जो कि 4.5 घंटे है, 4.5 आवर्स में। अगर पेशेंट सिम्टम्स के 4.5 आवर्स में हॉस्पिटल में आ जाता है, जिस हॉस्पिटल में स्ट्रोक के इलाज की सुविधाएं हैं, तो हम उस मरीज को जांच करके कंफर्म करके कि ये क्लॉट की वजह से स्ट्रोक है, उस क्लॉट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं दवाइयों से। और अगर 4.5 आवर्स के बाद मरीज आता है तो उस क्लॉट को हम रिमूव भी कर सकते हैं, क्लॉट रिमूवल से या क्लॉट रिट्रीवल जो मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं। सो ये क्यूरेटिव एक ट्रीटमेंट है जो कि पिछले 20 सालों में ही आया है और हमारे देश में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये अब अवेलेबल है। मोस्टली जो बड़े-बड़े अस्पतालों में है, ये अवेलेबल है और मरीज भी बड़े जागरूक हैं कि हमें ये जो है हमारे रिलेटिव्स को या हमारे पेशेंट्स को अगर ये संभव हो सकता है, तो आप क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स दें। आपसे मेरा अनुरोध है और मेरा आम जनता से भी ये आग्रह है कि जो जैसे स्ट्रोक जैसी बीमारी जिसका आज इलाज संभव है, उस रोग को पहचानें और फटाफट अपने हॉस्पिटल्स में लेके जाएं। कैसे पहचानें? आजकल हमने एक फास्ट का एक्रोनियम दिया हुआ है, FAST। एफ का मतलब है कि फेस, अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट का या आपका फेस टेढ़ा हो रहा है या आपको आर्म, ए से आर्म है या आर्म में दिक्कत हो रही है, मतलब वीकनेस है आर्म में और लेग में, या स्पीच कि बोलने में दिक्कत है, स्पीच में प्रॉब्लम है, और टी फॉर टाइम, टाइम इज एसेंस, कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने बड़े हॉस्पिटल्स में लेके जाएं। FAST, फेस, आर्म, स्पीच और टाइम। अगर ये किसी को लगता है कि ये किसी को घर में है या पेशेंट को खुद है तो फटाफट एम्बुलेंस बुलाएं और हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि अगर 4.5 आवर्स के बाद अगर हॉस्पिटल में कोई आता है तो फिर उसके लिए जो है क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, और अगर ज्यादा देर मरीज को पहुंचने में लगती है तो फिर वो क्लॉट रिट्रीवल भी नहीं कर सकते हैं। सो अवेयरनेस की जरूरत है, मरीजों को पता लगना चाहिए, पेशेंट्स को या हमारी जनता को, कि हम स्ट्रोक को कैसे पहचानें। हाँ, एक तो मैंने यही बताया कि अगर किसी को बोलने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, खाना खाने, निगलने या चबाने में दिक्कत है, या हाथ-पैर वीक लग रहे हैं, कमज़ोर लग रहे हैं, ताकत नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, या हाथ-पैर सुन्न हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं सुन्नी है, या आपको ठंडा-गरम का पता नहीं लग रहा है, या आपको टच का महसूस नहीं हो रहा है, या आपको कोई बाउल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, पेशाब में या पखाने में, या आपके पेशेंट के घर के किसी व्यक्ति को लगता है कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, या रिसेंट चेंज आया है उसकी सोच में या उसके आचरण में, तो ये सब चीजें हैं। आपको नींद नहीं आ रही है, या आपको जो है याददाश्त नहीं है, या कमजोरी लग रही है, आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, सो ये सब लक्षण हैं कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और अवेयर हों कि इनका इलाज बहुत सारी बीमारियों का संभव है अगर आप टाइमली इनको पहचाने, उनको डायग्नोसिस हो और उनका इलाज हो। जेम्स पार्किंसन के नाम से ये बीमारी जानी जाती है, जो कि यूके लंदन के बहुत बड़े फिजिशियंस रहे हैं और उन्होंने पहली बार इस बीमारी को पहचाना। तो इसके 4 मेन लक्षण हैं। एक तो ये कि आपके हाथ कांपते हैं, ट्रेमर्स, इसको हम ट्रैप बोलते हैं, TRAP, कि आपके जो टी से वो ट्रेमर है, और जो आर से जो है वो रिजिडिटी है, कि आपकी स्टिफनेस हो गई है, कि आपको जो है हाथ भारी-भारी लगते हैं, ठीक है? और आपका जो ट्रेमर्स के साथ और रिजिडिटी के साथ आपका जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस है, वो भी जो है आपका एक रिफ्लेक्सेस के मतलब आपको गिरने की संभावना रहती है। आप गिरने की टेंडेंसी रहती है, हो सकता है लेट हो, लेकिन नॉर्मल रिफ्लेक्सेस जो हमारी रहती हैं पोस्चर मेंटेन करने की, उसका भी लॉस हो जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये लक्षण है। होता ही एक साइड से शुरू है, आर्म में कंपन शुरू होती है, या लेग्स में कंपन शुरू हो सकती है, या आर्म में स्टिफनेस हो सकती है, और स्लोनेस है। हर चीज में काम करने में स्लोनेस आ जाती है। आपको ज्यादा टाइम लग रहा है शेव करने में,
आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको खाना खाने में, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है बैठ के उठने में और बैठ के उठ के बाद चलने में। ये जब आपके जो पीयर्स हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, अगर एक स्लो चलना शुरू हो गया रिसेंट पास्ट में, तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद ये पार्किंसन की बीमारी तो नहीं है। होती है 60-65 साल के बाद है। ये देखा गया कि भारत में तकरीबन 65 साल के ऊपर 2% लोगों में ये होती है, 1 से 2% में। और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो ये और भी संभावना रहती है कि जैसे 75 के साल उम्र के बाद जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है और 85 के बाद तो और ज़्यादा है। सो इसमें शुरुआत में जो इलाज संभव है दवाइयों से, बहुत अच्छा इलाज रहता है, पहले 10 साल तक। उसके बाद जो है दवाइयों का असर थोड़ा कम होने लगता है और बीमारी का असर भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें यही देखने की ज़रूरत है कि जब तक जो पेशेंट की डायग्नोसिस ठीक है, उसका काम बिना दवाई के चलता है तो हम चलाते हैं। जब उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तब उसको दवाइयाँ देनी शुरू करते हैं। और अगर दवाइयाँ हैं, पेशेंट थोड़ा यंग है, तो हम उसमें सर्जरी भी पॉसिबल है। उसका ऑपरेशन भी हम दिमाग में जो इलेक्ट्रोड लगा के उसकी ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और जो इसका मेन कारण यही है कि इसमें एक हार्मोन है, केमिकल है जो डोपामाइन जिसको बोलते हैं, और उसकी डेफिशिएंसी से ये सब पार्किंसन के लक्षण आते हैं और ये पार्किंसन की बीमारी होती है। जनता से यही आग्रह है कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, अपनी जो ब्रेन हेल्थ है, उसको फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ ब्रेन की फिटनेस को भी ध्यान दें। अपने जो जिनको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उनको कंट्रोल में रखें और कॉग्निटिव फिटनेस की तरफ भी ध्यान दें। कॉग्निटिव फिटनेस का मतलब ये है कि आपकी जैसे शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ब्रेन की एक्सरसाइज भी करें। आप पढ़ें, नई लैंग्वेज सीखें, सोशल लाइफ जिएँ और अपने आप को कनेक्ट रखें सोशली। और इसके साथ-साथ अगर जो मैंने ये लक्षण बताए हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, अगर आपको सिर दर्द है, आपको दौरे आते हैं, आपको जो है नेक में पेन है, बैक में पेन है, अगर आपको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो इनको लापरवाही मत लें। अगर आपके घर में किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम है या उसका बिहेवियर ठीक नहीं रहा, रिसेंटली चेंज लग रहा है आपको, या आपको कहीं किसी भी आर्म में या लेग में वीकनेस लगती है या सुनपना है, तो इन सब लक्षणों को पहचानें। ये ब्रेन की डिजीज़ेज़ के लक्षण हैं और अगर ऐसा है तो फिर अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करें और इलाज कराएँ। जो हमारे इस टाइम पे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस तरफ कदम उठा रहे हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें ब्रेन के डिजीज़ भी आते हैं, उसके लिए जो है प्रोग्राम्स चलाएँ और ये चल भी रहे हैं ऑलरेडी। और इस समय भारत की ये एक स्थिति ये है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो भी एक डॉक्टर हैं और ईएनटी सर्जन हैं, और जो आईसीएमआर के अध्यक्ष हैं और जो सेक्रेटरी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ रिसर्च के, वो भी एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और जो नीति आयोग के हेल्थ के जो मेंबर हैं डॉक्टर वीके पॉल, वो भी एक बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन हैं और बहुत बड़े हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सो इस समय तीनों मेन पॉलिसी मेकर्स जो भारत के हैं वो डॉक्टर्स हैं और बहुत विश्व विख्यात डॉक्टर्स हैं। सो उनके मार्गदर्शक में जो नई-नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं, वो इस समय हमारे स्वास्थ्य पॉलिसी में बहुत लाभदायक हैं और आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ब्रेन हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा जो ध्यान दिया जाएगा और ये ब्रेन हेल्थ की तरफ जो हमारी बीमारियाँ हैं, इनको कंट्रोल किया जाएगा।